कल जब मार्केट ओपन होगा तो हमें पता नहीं है क्या होगा, लेकिन जो अगर एक वीक में जो रिजल्ट्स आने वाले TCS इन्फोसिस से रिजल्ट स्टार्ट होंगे और धीरे धीरे हमें सभी रिजल्ट के बारे में पता भी चलेगा, और बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट सेक्टर्स विल मूव, द स्टॉक्स विल मूव। तो हम लोग एक काम करें कि आज एक के बाद एक सेक्टर लेते हैं और समझते कि हर एक सेक्टर में क्या लग रहा है, यहाँ से कौन से सेक्टर परफॉर्म करेंगे, कौन से सेक्टर नहीं करेंगे। होप मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, ओके एंड यस। सो अगेन डू लाइक एंड शेयर टू एवरीवन। ये वीडियो भी हम लोग जो करेंगे वो, एंड गाइस ओवरऑल चले बात करते हैं मार्केट में। पहला एक सेक्टर लेते हैं, तो पहला सेक्टर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर। देखिए बैंकिंग सेक्टर में मोस्ट ऑफ यू आर हैव इन्वेस्टेड। अब ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, देखो पिछले 2 क्वार्टर तो बहुत ही अच्छे आए, बहुत ही अच्छा है। और वो क्यों अच्छा है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो तो PSU का NPAs लो था, क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी, ऑलमोस्ट 17-18% से। प्राइवेट बैंक्स इतने ग्रो नहीं कर रहे थे, 10-11% से ग्रो कर रहे थे, और PSU बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये क्वार्टर कैसा रहेगा, ये क्वार्टर भी ओवरऑल ठीक ठाक ही रहेगा, इतना ख़राब नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम आई है मार्च में आई है। मार्च मंथ ऑफकोर्स पूरा वॉश आउट था, लेकिन NPAs और वो सब अभी तक आए नहीं है। देखो अभी मेन जो डर रहेगा कि ये जो वॉर सिनारियो हुआ है उसके वजह से काफ़ी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी सारे सेक्टर में प्रॉब्लम है। जैसे LNG की शॉर्टेज होने की वजह से कुछ कुछ होटल्स और वो सब आधे ऑपरेट हो रहे थे, कुछ कुछ कंपनियां जैसे सिरामिक कंपनीज तो ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। तो SME सेक्टर्स में इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। अब वो रिफ्लेक्ट कब होगा, वो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि ये जनवरी टू मार्च क्वार्टर में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो जो NPAs होंगे अभी इतने बढ़ेंगे नहीं, ओके ये क्वार्टर तो सेफ है कंपैरेटिवली, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि जब अनसर्टिनिटी इतनी हो जाती है तो क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है। तो बेस्ट ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ इज़ बिहाइंड अस। प्लस क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट कट सिनारियो था वो कम अभी ना अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी बढ़ेगा, क्योंकि ऑयल ऊपर के भाव पे है अभी भी, वर्ल्ड कप को ख़त्म होगी पता नहीं है। तो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली बैंक्स को भी अपने रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, ओके, और वो सिचुएशन आ सकती है। तो इस सिचुएशन में यही प्रॉब्लम है कि अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ना, तो क्रेडिट ग्रोथ को डायरेक्टली जो हम लोग बोल रहे थे 16-17% वो शायद कम हो जाएंगे। तो आगे के क्वार्टर थोड़े इतने ग्रेट नहीं होंगे बैंक्स के जो पहले होते थे। देन ऑल्सो बैंक इज़ अ सेफ ऑप्शन, क्योंकि अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऑलरेडी अपने टॉप से गिरे हुए, तो एक लेवल पे आ गए हैं कि जहां इन सब स्टॉक्स को आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई बैंक्स को लेना नहीं है, बैंक्स आप लीजिए, लेकिन मैंने जैसे बोला द बेस्ट ऑफ द टाइम इज़ बिहाइंड अस। तो भी मेरे हिसाब से आगे जाके बैंक्स एक स्टेडी परफॉर्मेंस दे सकता है। ये क्वार्टरली रिजल्ट भी मुझे लग रहा है स्टेडी है, लेकिन यहाँ एक चीज़ पे मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज हुए थे, जैसे HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। देखो यार मैं ऑनेस्टली आई स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस बैंक्स, ओके। अब HDFC बैंक में तो ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ, पर लेकिन इंडसइंड बैंक हो या IDFC फर्स्ट बैंक हो जो मैनेजमेंट के इश्यूज हुए ना वो बड़े हुए हैं। और जो IDFC बैंक में स्कैम हुआ, फ्रॉड इंडसइंड बैंक में भी हुआ, और अभी प्राइवेट बैंक से काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। इवन कोटक बैंक में भी कुछ बात आई थी, तो थोड़ा सेफगार्ड रही है। लेकिन अभी जो वैल्यूएशन गैप है PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स के कंपेरेटिवली बहुत कम हो चुका है। PSU बैंक जो 0.8 प्राइस टू बुक वैल्यू में थे वो भी 1.5 प्राइस टू बुक वैल्यू पे है, और जो प्राइवेट बैंक जो ऑलमोस्ट 3.5-4 के प्राइस टू बुक वैल्यू थे वो अभी 2.5 के आसपास है। तो वैल्यूएशन कम हुआ है। तो अभी जो PSU का आउट परफॉर्मेंस था अगेंस्ट द प्राइवेट बैंक्स वो कम हो जाएगा, और मुझे यहाँ से लगता है प्राइवेट बैंक्स में डू बेटर। तो यही जो आप SBI देखते हो, बॉब, कैनरा बैंक, वो सब चलेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो रिटर्न होगा वो स्टेडी रिटर्न होगा यहाँ से, और प्राइवेट बैंक्स का भी ओके रहेगा। प्राइवेट बैंक से ज़रा बस ये क्वार्टर में देख लो कि NPAs का क्या इशू आ रहा है, और कोई बड़ा प्रोविज़न तो नहीं लग रहा है। पीछे 2 क्वार्टर से अगर आप देखो एक्सिस बैंक में भी वही हुआ था कि एक बड़ा प्रोविज़न आया था, उसकी वजह से इम्पैक्ट है। तो बैंक कीजिए इन्वेस्ट,
बैंक का रिजल्ट इस क्वार्टर में मुझे ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस था वो शायद अब ना हो जिस तरह से पहले था। क्लियर गाइस? देन जस्ट टाइप C4 क्लियर इन द चैट बॉक्स में जो बोलना चाहता हूँ। मैं थोड़ा संक्षेप में सभी सेक्टर लूँगा क्योंकि मुझे 18-20 सेक्टर कवर करने हैं, सो आई कैन गिव यू व्हाट विल बी द फील ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आना चालू होंगे तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ओके, सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगेन चलिए दूसरा एक सेक्टर लेते हैं। तो दूसरा एक सेक्टर जो लेना है हमें वो लेते हैं हम लोग, कौन सा लेंगे? तो एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं आईटी सेक्टर। वेर आईटी सेक्टर में क्या है, देखो आईटी सेक्टर्स में वही प्रॉब्लम है कि जो डिमांड है वो अभी भी बहुत ही फ्रजाइल है। ओके, और वो फ्रजाइल के वजह से क्या होता है कि पता नहीं कि आगे जाके क्या होगा। ओके, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन, कहते हैं ना कि आईटी में अगर आप देखो तो ये जो वॉर सिचुएशन हो गई उसकी वजह से यूएस में भी दिक्कत है, वहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वहाँ भी थोड़ी इकोनॉमी थोड़ी नीचे जाएगी, वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी नीचे जाएगी, तो आईटी को इशू आएगा। आप बोलोगे आईटी में क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है तो फ़ायदा होगा, लेकिन आप समझो कि 2020 में नॉट 2006 में, सॉरी 2006 में रुपी टू डॉलर 42 था, आज कितना है 95, सो डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो उतना मार्जिन बढ़ना चाहिए क्योंकि आप तो डॉलर में डील करते हो, लेकिन मार्जिन नहीं बढ़ा है इतना। क्यों? कहीं ना कहीं आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो एडजस्ट हो जाता है, हेजिंग में एडजस्ट हो जाता है, या एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाता है, वो सब मिला के कुछ खास परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ऐसा बोलना कि भाई रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है इसलिए आईटी सेक्टर चलेंगे, दैट्स अ रॉन्ग नोशन। रुपी डेप्रिशिएट होगा, 95 का 100 भी जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आईटी को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। कोफोर्ज में अभी आपने 2 दिन पहले देखा 10,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया इन लोगों ने। ओके, व्हाट इट शोज़ कि अभी भी आईटी में काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं चल रही है, और कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन ये जब आप लोगों को निकालते हो तो आप 3-3 महीने की सैलरी देते हो, करेक्ट, वो सब भी इम्पैक्ट आता है। ठीक है, और अभी भी अनसर्टेनिटी कि आपके प्रोडक्ट्स एआई के एनेबल किस तरह से रहेंगे, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि अभी तक हमारे प्रोडक्ट्स थे, अभी हम लोग जैसे TCS इन्फो से एआई एनेबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फिर वो टेस्टिंग करेंगे, उसकी प्राइसिंग होगी, और वो हमें पता नहीं कितनी कंपटीशन में वो मार्जिन जो रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा। ये क्वार्टर कैसा रहेगा? ये क्वार्टर मुझे म्यूटेड लग रहा है, खास ग्रोथ नहीं आने वाला आईटी में, अभी भी प्रॉब्लम में है। तो आईटी में जो अभी इन्फोसिस TCS सबके रिजल्ट आएंगे वही 2-4% के गाइडेंस के आसपास आएंगे, थोड़ा 10-20% ऊपर नीचे होंगे, लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस होगा आई डोंट थिंक दैट आईटी सेक्टर कैन गिव इट। तो आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन द आईटी सेक्टर रिजल्ट दिस टाइम, इंक्लूडिंग लार्ज कैप ले लो, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो भी ले लो, तो मैं इतना उसमें बुलिश नहीं हूँ। और एक सेक्टर हम लोग लेते हैं वो है 1 मिनट गाइस, मैं ये मिनिमाइज कर लेता हूँ। हाँ, और एक सेक्टर जो हम लोग NBFC लेते हैं। NBFC में देखिए, NBFC में भी क्या हो रहा है अभी कि दैट ऑल्सो इट इज़ इन अ बेटर पोजिशन, बट लेकिन वहाँ आप थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ये जो वॉर सिचुएशन के वजह से कुछ सेक्टर में इशू आएगा, जैसे मैंने LNG का बोला, या आपके रॉ मटेरियल नहीं आ रहे, किसी और कंट्री से मंगा रहे हो एंड ऑल दैट, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आ रहे हैं, तो आपका प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है। तो आपके जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं, प्राइवेट लोन्स, तो NBFC जो कॉर्पोरेट लोन्स देती है, पर्सनल लोन देती है, वहाँ थोड़ा दिक्कत रहेगा। MSME में लोन देती है, माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग करती है, वहाँ इश्यूज आएंगे। ओके, तो वैसे सब बैंक्स में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना कॉर्पोरेट लोन है वो सब, लेकिन उसके सामने जो हाउसिंग लोन देती है, ओके, कैटेगरी होती है, कोई गोल्ड लोन देता है जैसे मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, वहाँ मुझे इतनी दिक्कत नहीं लग रही। इवन हाउसिंग फाइनेंस जैसे LIC हाउसिंग हो गया, या तो आप कह दो PNB हाउसिंग हो गया, वैसे सब, तो वहाँ भी मुझे इतना दिक्कत नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक सेफ एसेट्स होते हैं। अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो आपके पास घर तो है, आप घर बेच के भी, बैंक वो घर को कोलेट्रल लेते हैं और वो बेच के भी पैसे निकाल देते हैं, तो वहाँ मुझे इतनी दिक्कत नहीं लग रही है कंपैरेटिवली। ओके, तो मैं मानता हूँ कि ये सब NBFC में
आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी में आपकी एनबीएफसी रहे, जो अगर वो कॉर्पोरेट लोन और कहते हैं ना कि प्राइवेट लोन, पर्सनल लोन, ऐसे सब लोन ज़्यादा देती है, क्रेडिट कार्ड लोन, तो थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि अभी प्रॉब्लम है। लेकिन जो हाउसिंग लोन होते हैं या गोल्ड लोन होते हैं वहाँ मुझे इतना दिक्कत नहीं, क्योंकि गोल्ड में भी आपका कहते हैं ना कि प्राइस ऑलरेडी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है गोल्ड का, तो आपका कोलेटरल ऑलरेडी अच्छा खासा है, तो वहाँ इशू नहीं आएंगे। तो वो उस तरह से करिए गाइस। ये सभी पॉइंट्स हम लोग भी जब हमारे मॉडल पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, वी टेक केयर ऑफ ऑल दिस। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्लासिफिकेशन में आप ज़रूर फोकस करें, क्योंकि हम लोग भी यहाँ फोकस करें। अभी भी जो हम लोग रेकमेंडेशन दे रहे हैं इसके बेस पे ही ज़्यादा दे रहे। आप चाहो तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो देख सकते हो गाइस, स्टार्टिंग विद ₹400, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, क्लिक करके देख लेना। बट ऑनेस्टली दिस इज़ द टाइम टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। शायद कल सोमवार को भी, मे बी, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरह बॉम्बारी हुई है वापस, यूएस ने तो 48 आवर्स की भी वार्निंग दी है, और यूएस ने कुछ आई थिंक एक जगह पे बॉम्ब डाले, वो बोले कि 50 उनके मिलिट्री स्टाफ को उड़ा दिया है, बड़े बड़े जो जनरल्स थे। तो वॉर एस्केलेट हुआ है। तो कल भी हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट ओपन होता है, क्योंकि फ्राइडे को सभी मार्केट क्लोज थे, यूएस से लेके पूरा वर्ल्ड ओवर, गुड फ्राइडे के वजह से, इंक्लूडिंग इंडिया। तो मंडे कैसे ओपन होगा, लेकिन दिस इज़ द टाइम यू शुड इन्वेस्ट। कहीं ना कहीं बॉटम आएगा, आसपास आएगा, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कब आएगा, 22,000 पे आएगा, 21,000 पे आएगा, या 20,000 पे आएगा, लेकिन आएगा सही। तो दिस इज़ द टाइम टू एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी स्टॉक्स। तो वही हम लोग हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में देते हैं। नाउ कमिंग बैक टू एनबीएफसी, तो एनबीएफसी में जैसे मैंने बोला कि आप गोल्ड और हाउसिंग लोन जो प्रोवाइड करते हैं वहाँ फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। अभी हम लोग बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो बाय द वे, आपके पास कोई एफएमसीजी स्टॉक हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखो एफएमसीजी का इशू क्या है कि जैसे ये HAL हो, HUL हो, या ITC हो, ब्रिटानिया हो एंड ऑल दैट, कि वहाँ भी है ना डिमांड ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही स्लो चल रहा है। रूरल इनकम बढ़ रही है लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर। कि अगर एफएमसीजी में इवन दो हमको लगता है कि इन्फ्लेशन कम था लास्ट टाइम, अभी तो थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, जो 3.3 हमने लास्ट सुना था उससे तो वो बढ़ेगा, लेकिन जो इन्फ्लेशन कम था तभी भी आप देखो तो इन लोगों को मार्जिन में इम्प्रूवमेंट नहीं आया पिछला क्वार्टर में। पूरा क्वार्टर जो हम लोग, मैं और मेरी टीम ऑलमोस्ट 150 से 200 कंपनी ट्रैक करती है, इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट सही ना उस तरह से बेसिकली प्राइस इंक्रीज कर भी नहीं सक रहे, और जो कॉस्ट बैरियर होता है वो अभी भी है, ठीक है। प्लस जीएसटी रैशनलाइजेशन जो हुआ था उसका बेनिफिट भी उनको मिला नहीं। सो डिमांड रिकवरी एक तो अनइवन है, और प्राइसिंग ग्रोथ भी उस तरह से हो नहीं रहा है। तो इसके वजह से आप देखो तो ये आईटीसी हो, HUL हो, नेस्ले हो, ये सब वही 2-4% का ग्रोथ देते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ देते, जो अच्छा नहीं है। अगर मैं बोलूँ कोई ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं रहा है। सिर्फ एक मैरी को आप देख लो, ठीक ठाक परफॉर्म किया है कंपेरेटिवली, या टाटा कंज्यूमर ओवर द टाइम, अदरवाइज नहीं की है। द रीज़न इज सिंपल कि ये मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स उस लेवल पे है। और ये क्वार्टरली रिजल्ट भी क्या लग रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट में भी ऐसा ही लग रहा है कि ये क्वार्टरली रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं, ठीक ठाक ही रहेगा। सॉरी, मैं एनबीएफसी का बोलना भूल गया। एनबीएफसी में भी मुझे कंपेरेटिवली अच्छा लग रहा है, एनबीएफसी का रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन एफएमसी के वही ओके टाइप्स आएंगे, ऐसा कुछ ग्रेट नहीं होने वाला है, जिसके वजह से कह सकते हैं ना कि भाई बहुत ज़्यादा एफएमसीजी भागेंगे आगे जाके। ये वॉर सिचुएशन में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उल्टा मार्जिन थोड़ा कॉम्प्रेस होंगे। तो वही है कि एफएमसीजी में आगे जाके दिक्कत ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू अदर सेक्टर्स, तो वो एक हेडविन रहेगा। ऑनेस्टली आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन इट, और हमारे भी रेयरली शायद कोई स्टॉक, आई थिंक हमने तो नहीं लिया कोई एफएमसीजी स्टॉक, हमारे रेडार में अभी भी नहीं है। रीज़न 1 या 2 दिए होंगे, अदरवाइज तो वही हो रहा है कि पी कॉम्प्रेशन हो रहा है ऑनेस्टली एफएमसीजी सेक्टर में, और वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे, और इस क्वार्टर का भी रिजल्ट इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। अच्छा, टाटा कंज्यूमर है,
नेस्ले HUL, ओके ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड। अभी हम लोग बात करते हैं ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर लास्ट टाइम बम्पर रिज़ल्ट दिया है ओवर द टाइम, और ये रिज़ल्ट देने का रीज़न ही वो था कि GST रेशनलाइजेशन का काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ। और लेकिन और ये जो मार्च के भी नंबर्स आए थे ओके आए थे, इतने ख़राब नहीं आए थे। रूरल डिमांड भी ठीक ठाक है, पैसेंजर व्हीकल की डिमांड भी स्टेबल है। थोड़ा वही है कि अगर ये वॉर सिचुएशन के वजह से मेटल्स और वो सब भाव बढ़ते हैं, या तो कुछ क्रिटिकल मिनरल जो आते हैं या मटेरियल्स आते हैं, लॉजिस्टिक्स में इशू होता है, या तो आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हो, आप जैसे फॉर एग्जांपल हो बजाज हो या हीरो होंडा हो, TVS मोटर हो, जो अपने काफ़ी ऐसे तो काफ़ी सारी का M&M से लेके टाटा मोटर्स भी काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, तो लॉजिस्टिक का इशू आता है, तो वो सब की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। तो जो वैल्यूएशन अभी तक जो इसको मिला था पैसेंजर ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, वो मैच करना अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और इसलिए क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत भाग चुके थे ये इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कैचअप करेंगे, और एक दो क्वार्टर थोड़े ऐसे ही रहेंगे। रिजल्ट भी ओके टाइप्स रहेगा, ख़राब नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी इतना सिर्फ मार्च इम्पैक्ट है, लेकिन ये वॉर अगर खींच गया तो हम लोग इम्पैक्ट देखने लगेंगे उनके रिजल्ट से। तो लेकिन मेरे हिसाब से ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी, दिस इज़ द सेक्टर जो नीचे आता है, दिस इज़ द सेक्टर यू शुड एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म। काफ़ी सारे स्टॉक्स ले लो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, मैंने जो बातें की M&M, मारुति ले लो, फिर फोर्स मोटर्स, TVS, हीरो, बजाज, काफ़ी सारे नीचे आ रहे हैं। आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज़ आप सोच सकते हो और पोजीशन भी बना सकते हो, तो बेटर रहेगा। देखिए ये मैं जो भी बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के बारे में बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में मुझे भी नहीं पता क्या होगा, सो शॉर्ट टर्म की एडवाइस मत लेना, लॉन्ग टर्म में अगेन प्लीज़ अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। हम जो रिकमेंडेशन हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में देते हैं, सो आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, पर मुझे क्या कहते हैं डिस्क्लेमर देना पड़ता है सेबी के रूल्स के हिसाब से। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ धीरे धीरे पोजीशन बनाइए। आई थिंक ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑटोमोबाइल्स में लेने का, इंक्लूडिंग ऑटो एंसिलरी। ऑटो एंसिलरी भी काफ़ी सारे स्टॉक्स 30, 40, 50% गिर चुके हैं। काफ़ी सारे के रीज़न वो भी है कि आप ये लोग ऑटो एंसिलरी का एक्सपोर्ट बहुत होता है यूरोप में, US में, और वहाँ तो वहाँ भी एक्सपोर्ट में भी इशू आ रहा है। कहते हैं ना शिप्स गो थ्रू नहीं कर रही है, लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ है, थोड़ा डिमांड का भी इशू आएगा आगे जाके, तो ये सभी स्टॉक करेक्ट रहे। लेकिन ये स्टॉक भी सेक्युलर डिमांड रहेगा आगे जाके ऑटो एंसिलरी का भी, तो वो आप देखिए। प्लस एक्सचेंज करेंसी का भी इम्पैक्ट आता है इन सब में। बट यस दिस आर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो एंसिलरी बोथ आर द गुड सेक्टर जो आप ओवरऑल सोच सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और अपनी पोजीशन बनाइए। अब लेते हैं हम लोग कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, EPC जैसे लार्सन टोब्रो, ABB, हिटाची, सीमेंस और कल्पतरू, ये सब की बात करते हैं। कैपिटल गुड्स सेगमेंट इज़ द सेगमेंट जहां आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और इस बार का रिज़ल्ट भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, अच्छा ही आएगा। इनके पास डिमांड अच्छी खासी है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं L&T की मैं बात नहीं करूँगा, L&T तो आपको पता है 35% मिडल ईस्ट है। तो जो भी ऐसी कंपनी हो जैसे L&T हो या ऐसी कोई और कंपनी हो जिनका एक्सपोजर मिडल ईस्ट में, वहाँ एक इशू रहेगा। हमें अभी भी पता नहीं कब चालू होगा, कितना होगा, लेकिन आगे जाके जब चालू होगा तो इन लोगों को ही सबसे ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि अभी पूरा मिडल ईस्ट रीबिल्ड करना पड़ेगा। बहुत ही तबाही मच चुकी है वहाँ, ठीक है। तो रीबिल्ड करेंगे, वो लोग फंड डालेंगे वापस, और वो कहते हैं ना टूरिज़्म जो उनका मेन हब था वही डिस्टर्ब हो गया है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए सब करेंगे, सब इंफ्रा प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो ऐसे में ये L&T और वो सब फ़ायदा होगा। तो अब आप बोलो कि रिज़ल्ट कैसा है, तो रिज़ल्ट तो देखो मार्च क्वार्टर का इम्पैक्ट आया, यानी 2 महीने तो ठीक ठाक है, लेकिन इतना बड़ा नहीं दिखेगा, तो भी दिखेगा तो सही, वो लोग थोड़ा प्रोविज़न करके बचाएंगे, तो L&T को प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो जो सेगमेंट जैसे ABB हो, हिटाची एनर्जी हो या सीमेंस हो, जो
फोकस इंडिया पे है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको दो जगह पे देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि जहाँ जहाँ मिडल ईस्ट का एक्सपोजर है वहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका 2-3 साल का व्यू है तो L&T अगर नीचे आता है दैट्स अ गुड बाय फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, ABB, हिटाची वो सब भी बहुत अच्छे हैं लेकिन महंगे हैं, लेकिन डिमांड बहुत ही है। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ट्रांसफार्मर, क्योंकि पावर सेक्टर इतना चल रहा है, उनको सप्लाई कर रहे वो, और कोई तुरंत रेप्लिका नहीं कर सकता उनके प्रोडक्ट्स को, तो वहाँ भी अच्छी खासी डिमांड है। तो वो भी अगर नीचे मिलते हैं तो आप 100% सोच सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। महंगे हैं इसलिए वैल्यूएशन थोड़ा देख के करना है, बट यस दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर नो वन हैज़ टू कीप इन माइंड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके आईटी में अगर हम लोग ऑलमोस्ट 20 लाख लोग आईटी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं इंडिया में, अगर आईटी थोड़ा कम होता है तो ये ट्रांसफ़र होता है कोई आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या ऐसे सब कैपिटल गुड्स, तो वहाँ ये सब कंपनियां बहुत अच्छा करेगी। तो ये कोई भी टाइप का फॉल आता है, अच्छा खासा फॉल आता है, दिस इज़ द टाइम जहां आप लंबा सोच के डालोगे, कैपिटल गुड्स सेक्टर में गिव यू अ मच बेटर रिटर्न ओवर द टाइम। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करिए तो हम लोग ईएमएस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अच्छा करेगा। इस बार का रिजल्ट कैसा रहेगा, जैसे केन्स हो, डिक्सन हो, पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस बार मिक्स रहेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिमांड अभी भी वीक है। पीजी इलेक्ट्रोपास एम्बर का क्या सीन है कि एलएनजी का इशू हुआ है और आप एसी बनाते हो तो समर तो फुल ऑन में है, लेकिन थोड़ा प्रोडक्शन में इशू आते, तो मुझे लग रहा है मिक्स बैग है। लेकिन ये सब स्टॉक अच्छे खासे गिर चुके हैं, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा। केन्स को भी अपनी सेमीकंडक्टर यूनिट यहाँ चालू की है, नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है, लेकिन आई थिंक उनका जो मैनेजमेंट का जो इशू था लास्ट टाइम, वी हैव टू चेक कि किस तरह से उनको टैकल किया जा रहा है, क्या होने वाला है। मुझे मिक्स बैग लग रहा है, मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है। तो अगर आपको ईएमएस सेक्टर में डालना है, यहाँ भी आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी रिकवरी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ग्रीन शूट्स अभी आए नहीं हैं। डिक्सन के जैसे मोबाइल फ़ोन का खास करके वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तो उसकी डिमांड थोड़ी वीक हुई है, उनमें जो चिप्स बनते हैं उसकी भी स्कैरसिटी हुई है, तो उसके वजह से डिक्सन देखो कहाँ जाके गिरा हुआ है। लेकिन विनो भाई साइन डीएलएम भी सेम लेवल पे, तो ये सभी स्टॉक बहुत गिर चुके हैं। इवन साइन डीएलएम इज़ ऑल्सो गुड, थोड़ा पेशेंस रखिए। और अगर ये टाइम पे इतना ग्रेट नहीं आता है रिज़ल्ट सबके, जो मुझे लग रहा है कि मिक्स बैक रहेंगे, नीचे आते हैं ना, दिस इज़ द टाइम अगर आप लंबा सोचते हो, आई थिंक यू कैन bet on these are the sectors which will do well. EMS will also do well. ओवरऑल मैं मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी बुलिश हूँ कंपेयर टू आईटी एंड ऑल दैट। फिजिकल प्रोडक्ट्स काफ़ी हद तक देखो, जो चीज़ एआई रिप्लेस करते हैं, मैं इन शॉर्ट बोलता हूँ, एआई जो चीज़ रिप्लेस कर सकती है ना, वैसे चीज़ से दूर रहो। एआई लेकिन बिल्डिंग बनाना नहीं जानती है एआई कभी मशीनरी नहीं बना सकती है। एग्री और नॉट, देन जस्ट टाइप बिफोर एग्री, ओके। तो आपको समझना है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। एआई जहाँ बनाती है आपको पता नहीं है उसका इम्पैक्ट कैसे, और भयंकर इम्पैक्ट आ रहा है, यानी ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा। वो वे लोग मुंह पे बोल नहीं रहे, लेकिन आगे 1-2 साल में आप देखेंगे कि बहुत है। तो फिज़िकल जो चीज़ है जो इजीली रिप्लेसेबल एआई से नहीं है, वैसे टाइप पे फोकस करोगे तो ज़्यादा बेटर है। और एक सेक्टर की अभी चलो इस पर बात करते, तो इंटरनेट स्टॉक्स में भी हालत ख़राब है। आप बात करो, इंटरनल ले लो, स्विगी ले लो, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, पॉलिसी बाज़ार, डिस्ट्रप्शन अच्छा खासा। मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए, आप जाके देख लेना, इंटरनेट स्टॉक्स भी बनाए, तो वो वहाँ भी वही हो रहा है। या यू डोंट नो कि कोई भी इजीली आज कोई भी बंदा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ऐप बना देता है, और एआई से आप
जो सर्च इंजन था ना वो भी बहुत इजी हो गया है। तो इसमें आपको ये देखना है कि कहाँ बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसे कंपनियों में थोड़ा आपको ध्यान दें। हम लोग भी पहले में बहुत ही, यानी मैंने इटर्नल भी दिया था 50 रुपये में, फिर हम लोग 230 रुपये में 1 साल पहले निकल गए थे। ओके, और कुछ कुछ और भी इंटरनेट स्टॉक दिए थे। लेकिन अभी वो मोट नहीं है, अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है बिकॉज ऑफ AI। तो एज एंड व्हेन बिजनेस चेंजेस नो, यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन। मेरा चेंज हुआ है, लेट बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरा परसेप्शन चेंज हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन भाई जब हम लोगों के पैसे मैनेज करते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल नो। एट द एंड ऑफ द डे मैं जब कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं 3 4 5 साल सोच के करता हूँ। तो अगर मुझे लगता है कि 1.5 2 साल में इन सब स्टॉक्स में इम्पैक्ट आएगा तो अभी से ही उसको अवॉइड करो। तो वो चीज़ आपको थोड़ा दूर का सोचना है, लंबा सोचना है। और ऐसे में आप इन्वेस्ट करोगे ना तो कभी ना कभी एक ऐसी रैली आएगी जो आपको स्टॉक्स को ऊपर ले जाएगी। तो ये में मुझे लग रहा है, अभी आप बोलोगे तपन इस बार का रिजल्ट कैसा रहेगा, ये सब इंटरनेट स्टॉक्स ले ले, इसमें अब मैं नायका भी ले लेता हूँ, ये अर्बन कंपनी एंड ऑल सेट ठीक रहेगा, यानी कुछ खास नहीं रहेगा क्योंकि डिस्टर्बेंस अभी भी है। अभी भी इंडिया मार्ट हो या अगर ब्लिंकिट हो, वो सभी लॉस मेकिंग है, तो अभी भी इम्पैक्ट है। तो मुझे यहाँ कुछ ज़्यादा पॉजिटिव दिख नहीं रहा है रिजल्ट्स में। ठीक है, अभी एक बात करते हैं हॉस्पिटल सेक्टर। आई थिंक हॉस्पिटल सेक्टर का रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। Q4 का रिज़ल्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी वॉर हो रही है तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, बेड्स ऑलरेडी कम है, सभी हॉस्पिटल्स एक्सपांशन अच्छा खासा कर रही है, तो वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। आई थिंक दैट सेक्टर विल डू वेल। एंड वो भी एक सेक्टर जो आई थिंक मैंने काफ़ी टाइम बोला है, वहाँ वो सेक्टर भी आप बहुत सारे स्टॉक्स है उसमें तो, और मोस्टली सभी हॉस्पिटल स्टॉक्स हैज़ डन ओवरऑल डन वेल। और ये क्वार्टर का भी रिज़ल्ट अच्छा खासा आपको मीन्स अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं रहेगा, इवन दो ये क्वार्टर रियली वॉश आउट है वॉर की सिचुएशन की वजह से। लेकिन आई थिंक हॉस्पिटल सेक्टर विल नॉट बी इम्पैक्टेड। बाय द वे गाइस, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देन जस्ट है V4 वैल्यू, या बोर हो रहे हो क्या तो अपन क्या बोल रहे हैं, देन जस्ट है V4 वैल्यू इन द चैट बॉक्स। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर की, वो है रियल एस्टेट सेक्टर। ओके, थैंक यू एवरीवन गाइस। रियल एस्टेट, वहाँ है इम्पैक्ट। क्यों इम्पैक्ट है? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो मिडल ईस्ट का जो पैसा था ना, वो बहुत आता था इंडियन रियल एस्टेट में। हमारे ही जो NRIs, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो दुबई में रहते, सऊदी में रहते, मिडल ईस्ट में रहते, ओमान, कतार, वो कहीं ना कहीं यहाँ बाई करते थे। वहाँ भी प्रॉपर्टी थोड़ी बाई करते थे, ज़्यादा नहीं दुबई में कहीं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ। अब वो पैसा अटक जाएगा, वो पैसा पता नहीं अभी किस तरह से होगा, कितना रिपेटेड होगा और वो सब। तो एक तो वहाँ थोड़ी NRI की डिमांड कम होगी, ऊपर से इंटरेस्ट रेट कट जो होने वाला था वो शायद साइकिल रिवर्स होगी, तो इंटरेस्ट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ से। तो इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो वापस रियल एस्टेट को भी इशू आ सकती है। प्लस आपकी सीमेंट हो या जैसे आप पेंट लगाते हो, तो पेंट में ऑयल इज़ अ मेन रॉ मटेरियल, तो ऑलरेडी पेंट इंडस्ट्री ने तो अपने प्राइसेस बढ़ा दिए है, सीमेंट के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। वैसे रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ता है तो इनका डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ता है। डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ता है ना, तो वो डायरेक्टली कस्टमर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं ये सब डेवलपर्स। तो वो क्या करते हैं, उनका मार्जिन फिर उनका खुद एब्जॉर्व करते हैं, तो उनका मार्जिन इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ एक दिक्कत रहेगी। लेकिन और डिमांड में थोड़ा स्लैकीनेस आएगा, क्योंकि अगर GDP थोड़ी डाउन जा रही, रियल एस्टेट एट द एंड ऑफ द डे GDP से काफ़ी कोरिलेटेड होती है, तो उसके वजह से भी नो इम्पैक्ट अच्छा खासा दिखेगा। लेकिन आप बोलोगे तब, लेकिन रियल एस्टेट तो बहुत गिर चुके हैं, और ये क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो रिज़ल्ट काफ़ी सारे प्री सेल्स के अच्छा है, तो रिज़ल्ट ओके आएगा। लेकिन वो कहता है पी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मुझे ऐसा लगा है। पी कॉन्ट्रैक्शन वैल्यूएशन में थोड़ा नीचे जाएगा,
इसलिए थोड़ा टफ टाइम होगा एक बे क्वार्टर। लेकिन अगर आप बोलो वैल्यूएशन कैसा है, सस्ते है, तो रियली में बहुत अच्छे खासे नीचे आ गया। आप लोडा देख लो, डीएलएफ देख लो, कितने सारे हैं, आई थिंक शोभा देख लो, बहुत सारी कंपनीज अच्छा खासा 40-50% नीचे है। तो यहाँ भी मैं वही बोलूँगा जो मैं पहले बोला था कि आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। ये सडनली भागेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको 2 साल का है तो चीज़ें जब चेंज होगी तो ये स्टॉक आराम से 20-25% भाग जाएंगे। तो आपको लंबा सोच के अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही जैसे नो आपको थोड़ा प्राइसिंग में जो इशू आने वाला है कि एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते एंड ऑल दैट, इसलिए क्या होगा कि आप है ना अच्छे डेवलपर के साथ रहो तो क्या दिक्कत नहीं आएगी इतनी, ठीक है। नाउ दूसरा एक सेगमेंट लेते हैं, ज्वेलरी सेगमेंट। अब ज्वेलरी सेगमेंट में क्या हुआ है कि ये गोल्ड के भाव बढ़ गए ना, तो ज्वेलरी सेगमेंट ग्रो किया, पर ठीक ग्रो किया है। लेकिन वहाँ जो ग्रोथ हुई है ना कहीं गोल्ड कॉइन्स लोग लेने भागते हैं, फिज़िकल गोल्ड लेते हैं, ज्वेलरी कम ले रहे क्योंकि बहुत ही महंगी हो चुकी है। तो गोल्ड प्राइजेस से इम्पैक्ट तो अच्छा खासा आया है। वेडिंग की डिमांड है, लेकिन कहते हैं ना कि ठीक ठाक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन यहाँ से जो क्योंकि गोल्ड के भाव बहुत बढ़ गए तो आपको हमेशा लोगों को लगता है ना कि भाई अनऑर्गेनाइज प्लेयर जो इतनी बड़ी कंपनीज़ नहीं है उसको छोड़ के हम लोग ऑर्गेनाइज में, यानी बड़े बड़े जैसे टाइटन हो, कल्याण हो, पी एन गडगिल हो, ऐसे 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 बड़ी बड़ी सेंको, ऐसे सब बड़ी कंपनीज़ में जाके बाई कीजिए। तो वो एक ट्रेंड चल रहा है। ओके, डिमांड ओके है, यानी ग्रेट नहीं है, ओके डिमांड है, लेकिन वैल्यूएशन ठीक ठाक है। टाइटन का अभी भी एक्सपेंसिव है, लेकिन बाकी सब के आप देखोगे, कल्याण हो, पीएन हो, पीसी ज्वेलर्स हो या ये सेंको, वो इतने महंगे नहीं हैं। तो कंफर्ट एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वेलरी है। इस बार का रिजल्ट कैसा रहेगा? मिक्स बैग रहेगा। ओके, मेरे हिसाब से यानी ख़राब तो नहीं है लेकिन मिक्स बैग रहेगा। और क्योंकि गोल्ड अभी पता नहीं चला कि किस ट्रेंड में जा रहा है, और मैंने जैसे बोला इनका मार्जिन भी थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि काफ़ी सारी डिमांड आप देख रहे हो तो गोल्ड कॉइन्स और उसके आ रहे हैं। तो उसके डिमांड के वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट आ जाता है कि भाई ये सब की अगर हम लोग बात करें ना तो उसमें मार्जिन नहीं होता है, तो वो है। तो लेकिन रिकवर होगा, आगे जाके होगा, लेकिन ये रिज़ल्ट भी इतना कुछ खास रहने नहीं वाला इनका। अभी हम लोग बात करते हैं ओवरऑल मेटल सेक्टर के बारे में। वेल, मेटल सेक्टर तो बहुत ही ज़बरदस्त भागा है, लेकिन वैल्यूएशन भी भाग गए। इस बार के रिज़ल्ट ठीक होंगे। बेस्ट आई थिंक जो सिल्वर और गोल्ड पे जो चलते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान जिंक ले लो या कॉपर ले लो, जो कॉपर के प्राइजेस पे चलते थे, और काफ़ी सारे और कंपनी, स्टील एंड ऑल दैट। तो बेस्ट ऑफ द मेटल सेक्टर प्राइजेस वी हैव सीन। मेरे हिसाब से मेटल थोड़ा यहाँ वीक रह सकता है, उनके रिजल्ट इतने खास ना है जैसे वो पहले आते थे। और चाइना की डिमांड भी अनसर्टेनिटी, क्योंकि वो मैक्सिमम कंज्यूम करता है, और ओवरऑल ग्लोबल स्लो डाउन आता है ये वॉर की वजह से, उसका भी इम्पैक्ट होगा। तो मैं यहाँ मानता हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए आपको। नया बाइंग तो मैं ऑनेस्टली ना बोलूँगा यार, थोड़ा वेट कर लो। ये रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते, थोड़ा नीचे आता है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा Q4 में, क्योंकि जो वैल्यूएशन का पीक था वो मैंने देख लिया। वो अब देखो, हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर ने जो भाव टच किया है ना, EV/, यानी पी आपका 90 के अप है। मेटल सेक्टर का पी मैंने 10 के ऊपर नहीं देखा है, 10, 15, 20 मैक्सिमम, वो 90 के ऊपर चला गया था। यानी ऐसा वो बोलते हैं ना कि कॉपर इज़ अ न्यू गोल्ड, पूरी दुनिया कॉपर को लेने भागी थी, ओके, हिंदुस्तान कॉपर को। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज़ अपने प्राइस से आती है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने तभी भी बोला था मेरे यूट्यूब वीडियो में कि बेस्ट ऑफ द टाइम इज़ ओवर। इवन मैं जब यहाँ सब
टीवी चैनल्स में आता हूँ जैसे ईटी नाउ या CNBC, NDT प्रॉफिट एंड ऑल दैट, तो मैं मुंह पे बोलता हूँ ना कि वहाँ अभी भी प्रॉब्लम है, अच्छा खासा प्रॉब्लम है। तो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। रिज़ल्ट इतने खास नहीं आएंगे तो भी देखने पड़ेंगे, लेकिन अभी इस लेवल पे लेना तो मुझे थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा है। ओके, हिरल, भारतीय एयरटेल, वेल टेलीकॉम की अगर बात करो, टेलीकॉम का ठीक रिजल्ट आएगा। इवन अगर आप देखेंगे तो स्टेबल रिटर्न होगा, स्टेबल रिजल्ट्स आने वाले हैं। और जियो का देख ले या भारतीय एयरटेल के देख ले, क्योंकि एक टाइप की डिओपॉली है, वोडाफोन तो अपने कस्टमर लूज़ ही कर रहा है। और ये जो लोगों को है ना रिटेल इनर के भाई वोडाफोन आइडिया लेना है, अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ वोडाफोन आइडिया विथ यू? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, देखिए वोडाफोन आइडिया, आप हम लोग बात करते कि वोडाफोन आइडिया लेना है एंड ऑल दैट, लेकिन आप देखो कहाँ से वो हर महीने सब्सक्राइबर्स लूज़ कर रहा है, सब्सक्राइबर लूज़ कर रहा है। 2.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उसकी लायबिलिटी बैठी है। ठीक है, वो आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो बढ़ा नहीं पाता है, तो कैसे चलेगा? ठीक है, और ये मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ कि रैग टू रिचेस की स्टोरी हर जगह काम नहीं लगती है और उसमें फंसने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो दैट्स वाई नो, मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। मैं तो बोलता ही हूँ कि भाई उसमें से निकल के अच्छे स्टॉक्स, और भारतीय एयरटेल में डाल दोगे वो भी अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप देखो पिछले 4 साल से भारतीय एयरटेल ने 25% अबाउ रिटर्न दिया है, तो और क्या चाहिए आपको? करेक्ट। सो बट अगेन नो रिकमेंडेशन, जस्ट आई एम टेलिंग यू माई व्यू, बट यस, नो, यू हैव टू बी देयर इन अ गुड क्वालिटी टेलीकॉम कंपनी। उसमें भारतीय एयरटेल ही है, अभी जियो तो लिस्ट नहीं हुआ है तो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन टेलीकॉम का स्टेबल आएगा। स्टेबल में मैं दोनों जियो की बात करूँ, भारतीय एयरटेल की बात कहूँ, वोडाफोन आइडिया तो आई एम नॉट टू मच होपफुल अबाउट इट। ओके, अभी एक और एक सेक्टर लेते हैं, वो है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में भी लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। परसों ही मैंने एक वीडियो बनाया था टेक्सटाइल स्टॉक्स पे, और टेक्सटाइल स्टॉक का रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आएगा इस बार। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव तो आ रहा है, लेकिन ये बड़ा नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव यानी यूएस का साथ ट्रेड डील हो गई थी ऑलमोस्ट, यूरोप के साथ बहुत ही बड़ी ट्रेड डील हुई जिसका आगे जाके बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये जो वॉर हुई उसके वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ जाते, तो आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाते, जैसे आप पॉलिएस्टर बनाते हो एंड ऑल दैट। प्लस आपका लॉजिस्टिक्स का इशू होता है कि आप पर एप्रिल आपके 30 से 50 रुपये बढ़ जाते हैं, वो भी इशू है। काफ़ी सारे एक्सपोर्ट कंपनीज हमारे करते हैं, तो जैसे KPI मिल हो गया, ट्राइडेंट हो गया, ओके, वर्धमान हो गया, बहुत सारे अपने एक्सपोर्ट करते, तो उन पे अभी भी इम्पैक्ट रहेगा। और अगर आप जाके देखो कितने लोगों के पास टेक्सटाइल कंपनी है, देन गिव दैट कंपनी नेम, टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, टाइप इन द चैट बॉक्स। देखो आप इन सब स्टॉक्स का देखोगे ना, पास्ट में पूरा टेक्सटाइल सेक्टर ओवरऑल ग्रो ही नहीं किया है सेल्स में, 1 या 2% से ग्रो किया होगा पिछले 3 साल में, और प्रॉफिट तो ग्रोथ है ही नहीं, -2% है। व्हाट इट शो, तो भी अगर आप देखो टेक्सटाइल कंपनी से कंपाउंडिंग स्टॉक प्राइस अच्छा रिटर्न दिया है। क्यों? क्योंकि PE एक्सपेंशन हुआ था, वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ था, उसके वजह से दिए, ना कि PE आपका सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, कि कोई भी सेक्टर अगर सिर्फ PE एक्सपेंशन या वैल्यूएशन ठीक होने में बढ़ते हैं ना, वो टिकते नहीं हैं ऊपर, वो नीचे आ जाते हैं। अगर स्टॉक ऐसा ही सिलेक्ट करो जहाँ 15-20% का सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो। अगर कोई जगह पे आपका 2% से सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 30% है, तो 1 या 2 क्वार्टर आ सकते हैं कोई एक्सेप्शनल इनकम और अदर इनकम के बेस पे, या तो कोई सेट ऑफ मिल गया, लेकिन हर क्वार्टर वो रिपीट नहीं हो सकता है। जब तक आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तब तक प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। और टेक्सटाइल में वही दिक्कत है। आप बोलोगे क्या टेक्सटाइल का फ्यूचर नहीं है? टेक्सटाइल का फ्यूचर है। टेक्सटाइल का मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 क्वार्टर
ठीक ठाक नहीं रहेंगे, लेकिन बाद में जैसे ये युद्ध का ठंडा होगा हमें यूरोप में बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसके साथ जो ट्रेड डील है उसके वजह से 90% ऑफ आवर टेक्सटाइल कंपनी विल हैव अ 0% टैरिफ वहाँ। तो वो बांग्लादेश और वियतनाम को कंपटीशन दे पाएंगे। अगर आप देखो तो सालों से हमारा जो शेयर है टेक्सटाइल में वो 4% से कम होकर 3% हुआ है ग्लोबली। बांग्लादेश का पता है कितना हुआ है? 4% से 9% बढ़ चुका है, और वियतनाम का भी ऑलमोस्ट 10% बढ़ चुका है। तो आप सोचो ये दो कंट्री ने बहुत ही ज़बरदस्त दिया है कंपटीशन। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना तो बहुत ही लंबा सोचो, 3 साल पकड़ के चलो, 6 महीने मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कोई ट्रिगर नहीं आ रहा है जिसके वजह से ये सब स्टॉक्स रातों रात भागेंगे। सो कीप दैट इन माइंड इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन टेक्सटाइल। और यहाँ क्या होता है कि टेक्सटाइल में कोई न्यूज़ आती है ना तो सडनली 15-20% भाग जाते हैं, ओके, लेकिन बाद में वो वापस ठंडे हो जाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, ओके। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। तभी प्लीज से सेक्टर विल डू इन दिस। आई थिंक शिपर्णा हमने काफ़ी और भी वीडियोज़ में ये डिस्कस किया था, तो आप वो आगे जाके मेरे यूट्यूब वीडियोस में आप देख सकते हो। आज हम लोग सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते कि क्या आएगा। तो इस बार टेक्सटाइल में भी जैसे मैंने बोला कि आई एम नॉट टू मच ओके विद दिस सेक्टर, और रिजल्ट भी इतने कुछ खास नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए और एक लेते हैं हम लोग ऑयल एंड गैस सेक्टर। ऑयल एंड गैस सेक्टर में तो आपको पता ही है गाइस के ऑयल भागता है ऑलमोस्ट आप 65-70 से अभी 105 या 10 आ चुका है। तो OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक BPCL, HPCL, इंडियन ऑयल और वो सब दे मे नॉट डू वेल, क्योंकि वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी से बाय करती है तो महंगे में बाय करती है। तो वो अच्छा रिटर्न दिया था पीछे 2 साल में, लेकिन आई थिंक बेस्ट ऑफ द रिटर्न इज़ गॉन, इसलिए अभी स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। जबकि ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लाइक ऑयल इंडिया, ONGC, रिलायंस, दिट विल डू मच बेटर, क्योंकि उनका डायरेक्टली प्रॉफिट बढ़ जाता है जैसे ही ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं। सो यस, दैट इज़ अ थिंग। अभी इस बार के रिजल्ट भी OMC में बड़ा झटका लगेगा। OMC में नो डाउट गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये से घटाई है, एंड बेसिकली उसके वजह से थोड़ा फ़ायदा होगा उन लोगों को, लेकिन पूरा कहते हैं ना कि डैमेज कंट्रोल तो नहीं होगा। तो बड़ा प्रॉब्लम है ये सब OMC के लिए, जो जिनके रिज़ल्ट मुझे कुछ खास नहीं लग रहे, लेकिन कंपेरेटिवली ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के ये जो मार्च महीने से स्टार्ट हुआ है, तो आई थिंक वहाँ थोड़ी कह सकते हैं कि अच्छी इम्प्रूवमेंट की आशा है, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड। पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर विल डू एक्सट्रीमली वेल। मैंने काफ़ी वीडियो ऑलरेडी बना चुका, तो मैं और डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन आई थिंक पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी। समर आ रहा है क्या? समर है अभी, तो मुझे लग रहा है कि इस बार का समर ठीक ठाक है, बस ये जल्दी बारिश ना हो जाए। अगर देखो जल्दी बारिश हो गई तो वापस पावर सेक्टर को इम्पैक्ट आएगा, लेकिन क्योंकि अभी गवर्नमेंट का फोकस एनर्जी सेक्टर पे जाएगा, रीज़न है कि ऑयल के वजह से जो इस बार प्रॉब्लम हुई है, करेक्ट, तो क्योंकि 85-90% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो ये सभी रिन्यूएबल्स यानी विंड हो, सोलर हो, न्यूक्लियर हो, ये सभी पावर को एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट से भी बूस्ट मिलेगा और सब्सिडी भी मिल सकते हैं, क्या पता। बट यस, आगे जाके बहुत सारे डेटा सेंटर्स ओपन होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है, तो पावर की डिमांड बहुत ही है। ये सेक्टर आप लीजिए, इस बार के रिज़ल्ट भी ओके आएंगे, इतने ख़राब नहीं आएंगे, ओके। और सभी के अच्छे खासे ऑर्डर बुक है, कैपेसिटी एडिशन भी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ट्रांसमिशन बिजनेसेस भी अच्छा करेंगे। मैं हर वक्त उसको कहते हैं ना कि कंपोनेंट मेकर, फिर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 सेगमेंट डिवाइड करता हूँ। उसमें फर्स्ट 3 सेगमेंट अच्छे हैं, ट्रांसमिशन यानी पावर ग्रिड हो, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और वो सब, वो भी ठीक ठाक करेंगे। तो आई थिंक पावर सेक्टर एक है जो इस बार के रिजल्ट ओके आने चाहिए, लेकिन नीचे भी मिलते हैं अगर मार्केट गिरता है,
सो यू कैन गो एंड बाय इट आउट। और एक सेक्टर जो बहुत ही फेमस सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है धीरे धीरे, ऑर्डर इनफ्लो भी स्ट्रॉन्ग है, और अभी मिडल ईस्ट से भी लग रहा है कि काफ़ी इंक्वायरी आ रही है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो BDL का है उसकी तो ज़बरदस्त डिमांड है, क्योंकि वो जो सिंदूर ऑपरेशन में यूज़ हुआ था अच्छा खासा उसका फ़ायदा हुआ था, और ज़बरदस्त मिसाइल है वो। तो एक्सपोर्ट बढ़ने की शक्यता डिफेंस में बहुत है। ऑलरेडी इस साल जो हमने बोला था कि हम लोग है ना 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे बाय 2029, इस साल ही 38,000 करोड़ हो गया। तो आप सोचो कितना बड़ा जंप आ रहा है। और अभी भी 2-2, 2.5 लाख करोड़ के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स डिफेंस को मिल रहे हैं। दैट शोज़ के ये इनकी ऑर्डर बुक फुल रहेगी आगे जाके भी, और बस एग्जीक्यूशन है, लेकिन एग्जीक्यूशन होगा। मुझे तो ठीक लग रहा है इस बार का क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। डिफेंस अगर नीचे मिलता है आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो एक फार्मा भी अच्छा है, फार्मा भी स्टेबल, आपको मुझे रिजल्ट भी ठीक लग रहे हैं, फार्मा भी एक स्टेबल देगा। केमिकल से थोड़ा दूर रहो भाई गाइस, केमिकल्स मुझे लग रहा है कि केमिकल्स में अभी भी डिमांड रिकवरी नहीं आ रही है, बहुत सारे इश्यूज़ है। और क्योंकि ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरसीज़ में इतनी डिमांड नहीं है, इसके वजह से इम्पैक्ट आएगा। तो एक बार मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ रिजल्ट्स अच्छे आने के चांसेस है। वो है कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, बैंक्स के PSU बैंक्स में आ सकते हैं, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, उन सब में थोड़ा मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक रहेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर, कैपिटल मार्केट के रिजल्ट्स थोड़े कम आ सकते हैं। तो न्यूट्रल में अगर आप बात करो तो FMCG है, ऑटो है, रियल एस्टेट, फार्मा, टेलीकॉम, लॉजिस्टिक्स, कैपिटल गुड्स, उसके न्यूट्रल आएंगे। लेकिन जो वीक आएंगे वो है IT, मेटल्स, ज्वेलरी का प्रॉब्लम हो सकता है, टेक्सटाइल, ये सब सेक्टर के थोड़े इस बार के वीक आने के चांसेस है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये टाइम है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए यू हैव टू वर्क ऑन इट, और लॉन्ग टर्म में ये सब बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट दे सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि यू हैव टू फोकस ऑन द राइट साइड, फोकस ऑन द राइट साइड, ठीक है। एंड यस, सो डिफेंस ऑफ कोर्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड थोड़ा आपको सेक्टर वाइज ये सब समझने का इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ओवर द टाइम यही सेक्टर में जहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ अर्निंग विजिबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आगे जाके वॉर के बाद कौन से सेक्टर भागेंगे कौन से नहीं, वो ज़रूर देख लेना। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं ऐसा तो लिंक दे दूंगा बाद में कमेंट बॉक्स में, तो वो ज़रूर देख लेना, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये वॉर ख़त्म होती है तो ये जो मैंने आपको एडवाइस दी ना, वो अगर आप फॉलो करोगे ना तो उसके अच्छे चांसेस की रिकवरी फ़ायदा होगा। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको एक्यूमुलेट किया। और वॉर ख़त्म होने के बाद हिस्टोरिकली भी देखो, पीछे मैंने लास्ट टाइम भी 8 वॉर्स का डेटा बताया कि हिस्टोरिकली 10 से 15% का जंप आता है, जो अच्छा खासा जंप है। तो आप बोलोगे अर्निंग तो आती नहीं है, लेकिन देखो अर्निंग बाद में आएगी, मार्केट पहले भाग जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। और वही चीज़ हम लोग हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज़ में भी फॉलो करते हैं, एंड वी ट्राई टू कवर इट। एंड थोड़ा दूर का सोचना है। एट द एंड ऑफ द डे वेल्थ क्रिएशन जब आप लंबे समय तक करते हो, इन्वेस्ट करो, तो वहीं फ़ायदा होता है। रेलवे सेक्टर, आई थिंक रेलवे सेक्टर मिक्स बैग रहेगा, कुछ खास होगा नहीं। वो अभी भी उसमें एग्जीक्यूशन का बड़ा इशू है, तो आई एम नॉट टू मच होपफुल फॉर द रेलवे सेक्टर। बाय द वे, ये कैसा आपको अभी तक का कैसा लगा? देन जस्ट टाइप इन चैट, वाज इट गुड, बैड, वर्स, किस तरह से कमेंट्री जो मैंने आपको बोली, विल इट बी हेल्पफुल और नॉट, जस्ट टाइप हेल्पफुल इफ़ यू फील, ठीक है। और देखिए ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है आगे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं महसूस कर रहा हूँ और जो मैं बार बार हमारे मेंबर्स को टीवी चैनल्स में आके मैं जो बोलता हूँ वही मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ। ओके, बाय द वे, आप लोगों में से कितने लोग न्यू हैं? देन जस्ट टाइप एन फॉर न्यू। तो मैं आपको आई वांट टू शो यू हाउ वी कैन हेल्प यू आउट इन आवर मॉडल पोर्टफोलियो। सो जो मैंने पहले भी बोला था, सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ गुड portfolio over the time।
और अच्छे खासे 30-40% नीचे लेवल पे सब कुछ मिल रहा है देन ओके जस्ट टाइप एंड फॉर न्यू इफ़ यू आर न्यू हियर ठीक है एंड डोंट वरी गाइस वॉर ख़त्म होगी तो फ़ायदा सबको है तो उसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है guys are you able to see the ppt just type yes in the chat box can anyone just type yes in the chat box just type yes in the chat box okay तो क्या होता है मॉडल पोर्टफोलियो सी मॉडल पोर्टफोलियो इज़ नथिंग बट एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पोर्टफोलियो में हम लोग आपको बताते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है पूरा पोर्टफोलियो बना के देते हैं विथ एलोकेशन एंड फिर आप चाहते हो तो उसको डीमेट अकाउंट से लिंक कर सकते हो थ्रू स्मॉल केस एंड वो ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन हो जाते हैं द कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ पर मंथ 400 प्लस GST पर मंथ विच इज़ वेरी नॉमिनल एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर पोर्टफोलियो यू हैव आपका 1 करोड़ का है या 50,000 का है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और इसमें गाइडेंस भी मिलता है हमारे वीकली सेशंस होते हैं मंडे 9 PM गाइस काफ़ी सारे हमारे मेंबर्स अभी भी अटेंड कर रहे हैं गाइस अगर आप सुन रहे हो मेरे मेंबर्स अगर आप मंडे का सेशन अटेंड नहीं किया तो ज़रूर मंडे का सेशन ज़रूर अटेंड कीजिएगा ठीक है सो लेट मी शो यू हाउ वी कैन हेल्प यू आउट सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो जस्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइस आई एम अ चार्टर अकाउंट एंड अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट okay and a portfolio manager overall no I have analyzed more than 1,000 plus crores of portfolio I acted as a portfolio manager earlier clients member of TIH is 4,000 plus across the world and investor impact is 1 lakh plus across the world and this is my SEBI register number आप चाहो तो जाके देख सकते हो और यहाँ जो भी सर्विस दी जाती है एज पर SEBI रूल्स मेरी टीम है रिसर्च टीम जिसमें भी सब चार्टर अकाउंटेंट्स है दे आर ऑल्सो SEBI compliant okay again I do come regular on TV like ET Now, CNBC, ZTV, NDTV, Money 9 and all that ये कुछ मेरे क्लिप्स है जो मैं रेगुलर कल भी मैं आ रहा हूँ टीवी में आप चाहो तो NDTV प्रॉफिट में मुझे कैच कर सकते हो सो आई डू कम ऑन रेगुलर ऑन एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट एंड एवरीथिंग एंड मेरे काफ़ी सारे पब्लिकेशंस भी होते हैं मिंट इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस स्टैंडर्ड बिजनेस टुडे एंड एवरीवेयर ओके सो यहाँ जो भी आपको एडवाइस दे रही है इट्स वेरी वेल रिसर्च एंड थरो उसके बाद ही आपको दी जाती है ठीक है एंड व्हाट यू आर गेटिंग हियर यू आर गेटिंग 1 मिनट गाइस इस पोर्टफोलियो में आपको क्या मिल रहा है आपको एक स्टॉक लिस्ट मिल रहा है उसका एलोकेशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि जैसे हमने 12 स्टॉक दिए तो हर एक स्टॉक में कितना कितना एलोकेशन करना है वो हमने दिया हुआ है फिर उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसको कंटिन्यूसली रिव्यू होगा और फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें से रखना है निकलना है और आप चाहो तो अपने डीमेट अकाउंट से लिंक हो जाएगा 20 ब्रोकर्स ऑलरेडी हमारे साथ लिस्टेड है उसके साथ लिंक होने से ये सभी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगी पहले क्या होता था कि हम एडवाइस देते थे क्लाइंट एग्जीक्यूट नहीं करते थे तो फिर क्या होता था वो 15 दिन महीने के बाद करने जाते थे तब तक भाव ऊपर नीचे हो जाता था उससे उनको वो तरह का प्रॉफिट दिखता नहीं था इसके लिए अभी ये बेसिकली वी हैव हमने डीमेट अकाउंट से लिंक करना चालू ये प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया और आगे भी हम लोग यही करेंगे कंटिन्यू करेंगे सो दैट यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ दैट सो सिंपल मॉडल है कैसे काम करता है हम पूरा पोर्टफोलियो हम बनाते हैं मैं और मेरी टीम पूरा रिसर्च हम ही करते हैं और बेस्ड ऑन वॉट एवर रिसर्च वी हैव शोन यू टिल नाउ जो मैंने आपके साथ बात की है उसी बेस पे ये बनाते हैं हम लोग और ऑनेस्टली देखो आपको पता नहीं कितना एफर्ट जाते हैं ये पिछले 1 महीने से जब से वॉर चालू हुए ना मेरे तो रातों की नींद चली गई है यार रात को देखता हूँ मार्केट देख के सोता हूँ उठ के भी मार्केट देखता हूँ लेकिन आपको वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है गाइस आप सिर्फ हमारे पोर्टफोलियो पे कीजिए आप आराम से अपने काम धंधा कीजिए जैसे ही अगर कोई चेंजेस आता है आपको व्हाट्सअप आएगा ईमेल आएगा फिर आप अप्रूव करते हो अगर आपने डीमेट अकाउंट लिंक है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आप डीमेट अकाउंट लिंक नहीं करते तो आपको खुद जाके मैन्युअली करना पड़ेगा लेकिन द मेन थिंग इज़ कि आपको कोई रिसर्च रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है पूरा पोर्टफोलियो हम ही बना के देंगे और आपको बस उसको सब्सक्राइब करना है ओके और एक बार सब्सक्राइब होने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है या तो आप मैन्युअली कीजिए या तो आप अपने डीमेट अकाउंट से लिंक कर दीजिए
ओके एक बार लिंक करने के बाद नो मिनिमम अमाउंट डालना होता है, जैसे 40 to 43,000 अगर आप डीमेट अकाउंट थ्रू ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन करना चाहते हो। मैन्युअली करोगे तो 10,000 रुपये भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अगर आप रखते हो आपके ही डीमेट अकाउंट में रखना है, मुझे किसी देने, मुझे सिर्फ फीस देनी है गाइस, जो मैंने बोला 400 प्लस GST बस ख़त्म पर मंथ की। बाकी जो भी 1 लाख डालना है या 2 करोड़ डालना है वो आपके डीमेट अकाउंट में जैसे आप रखते हो वैसे ही रखना है और वहीं से ही डेबिट होगा। ओके और आपको उसको बस अप्रूव करना है, वो अपने आप अकाउंट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके सो प्लस आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पास पोर्टफोलियोज़ हैं, अभी भी आज भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए। इसके लिए हमने मंडे सेशन 9 PM को रखा है, जहां हम लोग मार्केट रिव्यू करते हैं, मैं बता दूँ क्या हो रहा है, Q&A, पोर्टफोलियो क्वेरीज, स्टॉक क्वेरीज, म्यूचुअल फंड क्वेरीज, कुछ भी पूछ सकते हो। और उस दिन भी होस्ट टू पैनलिस्ट होगा, जैसे आज आप लोग मैसेज कर रहे हो मुझे ही दिख रहा है, जैसे मुकुंद ने मैसेज किया है मुझे ही दिख रहा है, अशोक ने किया है मुझे ही दिख रहा है, किसी और को नहीं दिख रहा है। तो वैसे भी तब होगा और आप आराम से पूछ सके सर मैंने 2 लाख रुपए रिलायंस में डाले, क्या करूँ, बाय सेल या होल्ड, तो मैं आपको बताऊंगा। और ये समझो ये एक लंबी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने आपको पोर्टफोलियो का बोल दिया तो कल व्यू चेंज नहीं होता। 2 महीने बाद कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं रिलायंस को सेल भी बोल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जुड़े रहना ज़रूरी है। देखिए अगर आपका पोर्टफोलियो अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहा है यानी आपने कहीं ना कहीं गलतियाँ की है, ठीक है, वही गलतियाँ सुधारने का यहाँ मौका मिल रहा है। और देखो करेक्ट, और वही आपको ये मंडे सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ भी आप मुझे पूछ सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि प्लान 3 टाइप के प्लान है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली का 400 प्लस GST है। अभी आप बोलोगे तपन फिर रिन्यूअल में क्या होगा, सेम प्राइस रहेगी। आप समझो अगर ये फीस मैं डबल भी कर लेता हूँ कल, ओके 400 की जगह मैं 800 प्लस GST कर दूँ, आपका 400 रुपये प्लस GST लाइफ टाइम रहेगा। ओके जब तक आप रिन्यू करते जाते हो। हाँ आप डिसकंटिन्यू करते हो और वापस करते हो तो फिर नई फीस लगेगी, बट दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग। और गाइस यू ऑल्सो नो इतने में कुछ नहीं होता है। आजकल धुरंधर चला है, मैं भी खुद देखने गया था, 650 रुपये की एक टिकट थी। अब पूरी फैमिली के साथ जाओ तो 4 लोग, हम लोग, ये मेरे 2 बच्चे, अब ऑफकोर्स वो तो छोटे हैं अभी तो उनको तो ले जा नहीं सकता, लेकिन कोई भी मूवी देखने जाओ 2000 ऐसे चले जाते हैं गाइस। तो इस प्राइस में कुछ नहीं होता है, दिस इज़ वेरी रीजनेबल। इफ़ यू थिंक इट इज़ रीजनेबल देन जस्ट हैव आर फॉर रीजनेबल। इसमें आपको पोर्टफोलियो मिल रहा है, लिंकिंग विद डीमेट अकाउंट ऑटोमेटिक हो रहा है, प्लस आपका मंडे सेशंस होता है, प्लस आपको मेरी सपोर्ट का टीम मिलेगा, टीम नंबर मिलेगा, स्मॉल केस के भी कॉल सेंटर का मिलेगा, तो आपके कोई भी टेक्निकल इश्यूज हो जाएंगे वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू इम्प्लीमेंट, दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू डू हियर। ओके यस, थैंक यू एवरीवन। सो ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप है ना रैंडम स्टॉक पिकिंग करते हो और मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ कि अभी क्या होता है। मार्केट गिरा हुआ है, 22,200 चल रहा है, क्या पता कल भी मार्केट गिर जाए, क्या उठाऊँ क्या उठाऊँ। आप टीवी चालू करते हो, वो अपना निकुंज तो चला गया, अनुज बोल रहा है, या तो अपना जी वाले कौन है, अनिल सिंह भी ना, अनिल सिंह भी कोई स्टॉक बोले आप उठा के ले लेता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं ले सकते। तो रैंडम स्टॉकिंग है, तो ऐसे ही तो 20 के आपके 100 हो जाते हैं शेयर्स, करेक्ट। फिर आप नो कोई कितना डालना है वो आपको पता नहीं होता है, कभी भी कब निकलना है वो पता नहीं है, रीबैलेंस यानी कभी निकालते नहीं हो फिर लेते नहीं हो, करेक्ट। तो वही है कि आप सेल ही नहीं करते हो और ओवर कंसंट्रेशन हो जाता है कि एक ही जगह पे आप एवरेज करते जाते हो, ठीक है। कि आपने कभी इनिशियली आपने सोचा कि मैं 15-20 लूँगा और अभी 100 स्टॉक हो गया, या तो एक ही एवरेज और फिर बेच ही नहीं रहे हो। अब यही प्रॉब्लम है। हाउ मेनी फेस दिस इशू, देन जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, और ये मैक्सिमम इशू यही होता है। क्यों होता है, क्योंकि पास्ट में आपने कभी बेचना सीखा ही नहीं है, ओके। लेकिन यहाँ क्या होगा पोर्टफोलियो में कि यहाँ मैं एक सेल बोलूँगा ना तो सामने एक बाई भी बोलूँगा। जैसे मैं बोलूँगा कि भाई फॉर एग्जांपल मारुति निकालो, तो उसके सामने बोलूँगा M&M लो, तो आपका पोर्टफोलियो मेंटेन रहेगा विद द एलोकेशन, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है।
अगेन सिटी अर्निंग फ्रेमवर्क में क्या क्या होगा, हम लोग ग्रोथ फोकस स्टॉक्स देंगे, क्वालिटी बिजनेसेस, रिस्क मैनेजमेंट, एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन होगा, वैल्यूएशन अवेयरनेस होगा, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होगा। एंड गाइस समझो व्हाई यू नीड एन एक्सपर्ट। अभी तक अगर आप खुद मैनेज कर रहे हो और अगर आपका पोर्टफोलियो कमा नहीं रहा है सालों से और एफडी जितना भी रिटर्न नहीं है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हो। और वहाँ हम लोग आते हैं आपको हेल्प करें। जैसे डॉक्टर आपको सही दवाई देते हैं वैसे हम आपको सही दवाई दे रहे हैं। खुद करने जाओगे तो प्रॉब्लम में आओगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट योर डोमेन। मेरा काम है पूरे दिन मार्केट को रिव्यू करना, आपको नहीं है आपका काम। आप अपने जॉब और बिजनेस पे फोकस कीजिए। अगर रिटायर्ड हो तो अपने बच्चों के साथ खेलिए, यानी ना पोते पोती के साथ खेलिए एंड ऑल दैट। एट द एंड ऑफ द डे यू शुड लिव योर लाइफ एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू। क्यों आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो? क्योंकि वो आपको 13 से 15% का रिटर्न देता है, प्रोफेशनल मैनेज करते हैं ना। यहाँ भी वैसे है, यहाँ चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब आप बोलोगे तपन आप कितना रिटर्न दोगे? तो देखो एज पर सेबी रूल्स मैं बोल नहीं सकता कि मैं आपको 30% दूंगा, 25% दूंगा, ऐसा इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स। बट इनडायरेक्टली मैं बोलता हूँ हमारा टारगेट होता है 20+, बट नथिंग इन नोट 8 मैं लिख के नहीं दे सकता हूँ। बट हमारा टारगेट होगा कि आपको ईयरली 20+ रिटर्न दे। क्लियर? देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। लेकिन जैसे मैंने बोला हम आपको ऑफिशियली बोल नहीं सकते, ना मैं रिटर्न में दे सकता हूँ क्योंकि दैट इज़ अगेंस्ट सेबी रूल। लेकिन हाँ यही हमारा होता है। ओके, नाउ what is difference between portfolio management service and city earning compounders? वेल पीएमएस जो होता है ना उसमें मिनिमम 50 लाख आपको रुपए देने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वो जो आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा वो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए चार्ज करेगा। पहले मैं भी पोर्टफोलियो मैनेजर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है, ज़बरदस्त एक्सपेंसिव है। ठीक है, और उसमें लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो अगर 400+ जीएसटी यानी 470 रुपीज़ इंटू 12, 5,600 के आसपास है, बस उतनी ही फीस है। अब आपका पोर्टफोलियो करोड़ का हो या 2 करोड़ का हो या 1 लाख का हो या 50,000 का हो, डज नॉट मैटर। तो यहाँ फिक्स फीस है तो एफोर्डेबल है। वहाँ आपका एयू के बेस पे फीस होते हैं, यहाँ फिक्स है। वहाँ मैनेजर आपका सब कंट्रोल करता है, यहाँ आप कंट्रोल करते हो। यानी मैं यहाँ से नोटिफिकेशन भेजता हूँ कि ये स्टॉक सेल करना है, ये लेना है, आप उसका अप्रूव नहीं करोगे तब तक आपके डीमेट अकाउंट में होगा नहीं चेंजेस। ओके, या तो आप मैन्युअली नहीं करोगे तो वो चेंजेस नहीं होंगे। अगेन रीबैलेंस ऑटोमेटिक होता है, यहाँ हम लोग मैसेज भेजते हैं, आपको अप्रूव करना होता है। वहाँ आप कोई भी स्टॉक सेल नहीं करते। आपको लगा कि यार मैंने 50 लाख रुपए दिए, मुझे 50,000 की ज़रूरत है, वो आपको नहीं देगा पैसा जो बंदा लेता है ना पीएमएस में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपका डीमेट अकाउंट आपके कंट्रोल में है, आप बेच दो। ओके, एक शेयर बेच दो आपको मिल जाएगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो हम आपका डीमेट अकाउंट देख नहीं सकते। मैं आप लोगों के साथ गाइस, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा वेट कर लो, मैं आपको पेमेंट लिंक दे दूंगा, फिर मैं एक एक क्वेश्चन को आंसर दूंगा। सो प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, मैं सबका आंसर दूंगा। ठीक है, मैं आपका डीमेट अकाउंट नहीं देख सकता, मैं और मेरी टीम आपके बिहाफ पे ट्रेड नहीं कर सकते। आप ही सब होल्डिंग ओन करते हो और कभी भी निकलना है तो निकल सकते हो, तो वो आपके पे है। ठीक है, प्लस आप नए स्टॉक डालिए, कोई बेचना है आपके पुराने। अच्छा आप बोलोगे तपन मेरे पास 60 पुराने स्टॉक्स हैं, उसका क्या? वो वैसे ही रहेंगे और ये नए स्टॉक्स आएंगे। अब आप बोलोगे कि तपन क्या वो 60 स्टॉक्स आप देख पाओगे? मैं नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि लेकिन उस 60 स्टॉक्स का आपको अगर पूछना है तो ये जो वीकली सेशन होता है उसमें आप मुझे पूछ सकते हो। परमिशन टू सेल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आपका अकाउंट आपके अंडर ही है, आपको जो पैसे डालने हैं वो आपके ही डीमेट अकाउंट में जैसे अभी रख रहे हो वैसे ही रखना है, कुछ चेंज नहीं है। पॉसिबल 30% इंक्लूड डेट रिटर्न पॉसिबल आल्गोस? नहीं, आल्गोस देखो यार, मैं खुद ब्रोकर रहा हूँ, मैंने और मेरी फैमिली हम खानदानी ब्रोकर रहे, स्टॉक ब्रोकर। मेरे पापा भी स्टॉक ब्रोकर थे, मेरी पूरी फैमिली स्टॉक ब्रोकर है। मैं गुजराती हूँ, नाम तपन है लेकिन हूँ गुजराती, अहमदाबाद से हूँ। तो गाइस मेरी भी खुद की ब्रोकिंग फर्म थी, अभी मैंने बंद की क्योंकि सेबी के रूल्स है। आल्गोस ऐसा कोई रिटर्न नहीं देता है,
ब्रोकर कमाता है, आपसे हर रोज़ ब्रोकरेज चार्ज करेगा, ठीक है, लेकिन आप कमाओगे नहीं उतना। झांसे में मत आना। अगर आलगोज इतना ही कमा के देता तो सब लोग ये इन्वेस्टमेंट ही क्यों करना करते, वो आलगोज में ही नहीं डाल देते। एग्री और नॉट, देन जस्ट आई वे फॉर एग्री। तो सब लोग क्यों ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं अगर आपको 25-30% रिटर्न नहीं दे? ये सब बेवकूफ़ी का काम है। वहाँ ब्रोकर ज़बरदस्त ब्रोकरेज चार्ज करता है, ज़बरदस्त। तो ये बात हमेशा आप याद रखना। ओके, अगेन रीबैलेंसिंग में कैसा था, मैं और मेरी टीम रिव्यू करते हैं, आपको बोलूँगा। अगर इतना ही लुक्रेटिव होता मैं आलगो चलाते रहता, करेक्ट, मैं भी ब्रोकर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ ना, नहीं है, क्लाइंट के लिए कुछ नहीं है, ब्रोकर के लिए है, क्लाइंट के लिए तो नुकसान ही है। अच्छा, रीबैलेंस कैसे होगा, तो क्वार्टरली रिव्यू होगा और हम लोग रीबैलेंस करेंगे, फिर आपको अलर्ट आएगा। अलर्ट कैसे आएगा, आपको व्हाट्सअप थ्रू आएगा, ईमेल थ्रू आएगा, एसएमएस नहीं, और ऐप के नोटिफिकेशन थ्रू आएगा। अगर आप उसको रिव्यू करते हो एंड ऑल दैट, और आप अप्रूव करते हो, तो ही ये चीज़ें होती है, नहीं तो नहीं होती है। ओके, तो तभी ये रिबैलेंसिंग होता है। सो हाउ कैन यू इन्वेस्ट? शुभेंद्र, अगर आता है तो आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। आप लमसम भी कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो। यानी देखो, अगर आपके पास समझ लो 50,000 रुपये आप एक साथ डाल दीजिए। आपको बोलते हैं कि नहीं मुझे हर महीने 50,000 करना है, एसआईपी करना है, तो आप कोई फिक्स डेट में आप मंथली एसआईपी अमाउंट रख सकते हो। लेकिन मिनिमम अमाउंट होती है उतना ही यानी अगर मिनिमम अमाउंट 42,000 है तो मिनिमम 42,000 हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर एसआईपी करना है तो। लमसम में अभी आपने डाल दिया, फिर 2 महीने के बाद वापिस आपको पैसे मिले हैं तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू है आप कर सकते हो, ठीक है। और एसआईपी भी कभी भी कैंसिल कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है अब कैंसिल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हर महीने की 50-50 हज़ार की एसआईपी कर दी है 6 महीने की, ओके। अभी मार्केट गिर गया, आपको लग अरे यार मैं अभी डाल देता, तो आपने पूरा पैसा अभी डाल दिया, तो वो एसआईपी कैंसिल कर दो, सिंपल है, इजीली हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है। और जैसे मैं बोला, व्हाट्सअप ऐप, ईमेल, ओके, और रीबैलेंस टैब थ्रू आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे कोई भी रीबैलेंस करना है तो। और जैसे यही है फीस, 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी, हाफ ईयरली 450 और ईयरली 400। एंड इफ़ यू आस्क मी गाइस, ऐसे तो काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है स्मॉल केस हमारा, लेकिन अगर नहीं लिया है ले लीजिए। और ये मेरा पुश है और मेरे एंड से ही आपको मैं पुश कहूँ कि ज़रूर आंख बंद करके ले लीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। बस उसको फॉलो करना और ट्राई करो डीमेट अकाउंट लिंक करना, अगर नहीं होता है तो मैन्युअली कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आई थिंक इससे कंफर्टेबल यानी इससे अफोर्डेबल मैं प्लान नहीं दे सकता, ओके, एग्री और नॉट। तो और ये मार्केट नीचा है, तो इस लेवल पे आप रखोगे, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आगे जाके ये 2 साल 3 साल बाद ज़बरदस्त रिटर्न देगा। आप मुझे याद करोगे, 2 साल बाद मुझे याद करोगे तपन ने ज़बरदस्ती दिलाया लेकिन मैं कमाया हूँ उसमें, ओके। फ़ीस की चिंता मत करो यार, 5,000 रुपये ऐसे वसूल हो जाते तो वो कुछ फ़ीस है ही नहीं। लेकिन ये फ़ीस हमने इतनी कम क्यों रखी कि यू शुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। यहाँ आपको पोर्टफोलियो मिल रहा है, पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर मिल रहा है, आप डीमेट अकाउंट से लिंक कर सकते हो, प्लस वीकली सेशंस भी मिल रहे हैं जहां आपके पुराने स्टॉक्स का भी आप पूछे, ऐसे ही वहीं आप शफलिंग करोगे, वहीं आप पैसे बचा लोगे, करेक्ट। वो आपको पता नहीं वो मंडे सेशन का इंपॉर्टेंट क्या है, वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उसको फॉलो करते हैं ना, उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि कोई चीज़ कहाँ सेल करनी है वो अगर आपको पता चल जाए ना, तो वो लॉस से आप 10-20 हज़ार लॉस बचा लोगे, करेक्ट। तो वो भी आपको फ़ायदा मिल रहा है जो यहाँ मार्केट में कोई करता नहीं है, वो स्मॉल केस दे के भाग जाता है। यहाँ मैं आपको सब तरह से हेल्प दे रहा हूँ, मेरी टीम का नंबर मिलेगा प्लस स्मॉल केस का भी नंबर मिलेगा, कोई भी टेक्निकल इशू है तो आप पूछ सकते हो। ये वेबसाइट ओपन कर लेना, ये हमारा अर्निंग कंपाउंडर है, आप देख रहे हो यहाँ। और यहाँ है ना, अगर आपको अप्लाई करना है तो ये सब्सक्राइब बटन यहाँ दबाना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि ये डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली स्टॉक्स आ जाएंगे। स्मॉल केस होता है बास्केट ऑफ, कहते हैं ना कि स्टॉक्स होते हैं एक ही पोर्टफोलियो में। तो यहाँ आप क्लिक कीजिए, क्लिक किएगा,
तो ये आपको आ रहा है यहाँ, जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ आपको आ रहा है कि भाई अपना ईमेल आईडी डालिए। तो फिर जैसे मैंने मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ प्लान्स है। ठीक है, कि कौन से प्लान चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए ये इस तरह से प्लान है जो काफ़ी नॉमिनल है। ठीक है। और अगर आप यहाँ कंटिन्यू करोगे, आप कंटिन्यू करते हो। ठीक है, फिर आपका पान कार्ड फ़ोन नंबर मांगेगा। तो जैसे मैं अपना डालता हूँ कि ये क्या किसके लिए, ये है बेसिकली हमारे कहते हैं ना कि हर एक बंदे को जो भी हमें ज्वाइन करता है उसको केवाईसी करना कंपलसरी है। ठीक है। तो ये इस एज पर सेबी रूल्स, तो ये केवाईसी कर रहा है। कुछ नहीं है, पान कार्ड का नंबर मांगेंगे और कुछ नहीं है। तो ये देखो मैंने पान कार्ड और फोन नंबर डाला, वेरीफाई फोन नंबर। ठीक है, ये ओटीपी आ रहा है। ठीक है, मेरे को ये वेरीफाई करना पड़ेगा। 3958। ठीक है, कंफर्म ओटीपी। ओके, ये ओटीपी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, देखो ये अपने आप डिटेल्स ले ली मेरी पूरी। स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए आप, गुजरात। ये करना कंपलसरी बिफोर यू एनरोल। देखिए ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है जो होते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है कि ये टू कंफर्म, ये आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके उसके लिए तो ओटीपी आपको आपके नंबर पे आएगा। तो देखिए आ रहा है। ठीक है। ओके, आप इसको रीड भी कर सकते हो, करना है तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है, पूरा पेज आपको अगर रीड करना है हमारे साथ जो है वो होगा। ठीक है, और फिर ये कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके, और सिमिलर न्यू कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप कुछ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि आपको क्यूआर कोड से करना है तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। स्कैन हो गया और ये पेमेंट भी हो गया। देखिए ये आप देखिए तो नोटिफिकेशन के भाई, हाँ भाई हो गया आपका। ठीक है, अब ये हो गया। अभी इन्वेस्ट नाउ करके आपको जाना है लीव। देखिए आपका ये कीजिए, तो अब इन्वेस्ट नाउ कीजिए। अब आपको है ना अपने कहते हैं ब्रोकिंग अकाउंट से आपको सिंक करना है। तो ब्रोकिंग अकाउंट से अब मेरा क्या है कि कोटक सिक्योरिटी से, वैसे आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका ब्रोकिंग फर्म है। ब्रोकिंग तो उसको कंटिन्यू कीजिए, वो आप अपना ब्रोकिंग का अकाउंट जो भी है, कोटक में है, आईसीआईसीआई है, जरोदा जहां भी है उससे आप कीजिएगा। अभी आप देखिए ये अभी कोटक नियो में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से फिर मैं जैसे एंटर आईडी पासवर्ड मैं अपना डीमेट अकाउंट का डालूंगा वो लिंक हो जाएगा। वापिस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको ब्रोकिंग अकाउंट को लिंक करना जरूरी है अगर आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में डेबिट चाहते हो और अपने आप डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाए तो। ठीक है, नहीं तो आप वहां जाके शेयर्स तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डालता हूँ। तो देखिए ये मैं लॉग इन हो गया मेरे कोटक के अकाउंट में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, आप लॉग इन टू कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ आता है कि आपको किस तरह से करना है, वन टाइम करना है या आपको एस आई पी करनी है। तो आपको वन टाइम प्लस एस आई पी करनी है तो ये भी सिलेक्ट करते हो, अगर वन टाइम करना है तो वन टाइम कीजिए। अगर जैसे यहाँ मैं वन टाइम करता हूँ तो भाई ये शेयर्स है, इसको लगेगा कंफर्म डिटेल्स। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट यहाँ आ जाएगी। ओके, और फिर आपको यहाँ कंफर्म डिटेल्स करनी है। जैसे ही आप कंफर्म डिटेल्स करते हो, ठीक है, तो कोई इतना बैलेंस आपको यहाँ ऐड करना है वो बताएगा। अगर आपके पास है तो ऑलरेडी वो डेबिट हो जाएगा। ऐड ये करेंगे अपने। अब मेरा क्या होगा कि यहाँ ऑलरेडी कोटक अकाउंट से लिंक है तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इस तरह से बेसिकली आप अपना कोटक का अकाउंट यानी आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो भी आप लिंक कर सकते हो। सो दिस वे
इन अ वे आप अपने कोटक अकाउंट हो या ब्रोकिंग अकाउंट जो भी है वो लिंक कर दीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप एसआईपी करते हो तो हर महीने ये डिडक्ट होगा, और अगर आप वन टाइम करते हो तो वन टाइम में भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स मिनिमम यहाँ जो अमाउंट है, यहाँ जैसे 44,000 है उतनी अमाउंट होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ द स्मॉल केस विल वर्क। पहले आपको पेमेंट करके स्मॉल केस बाय करना है, या तो आप स्मॉल केस में लॉग इन करके भी आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले पहले बाय कर दीजिए, फिर उसको अपने अकाउंट से लिंक कर दीजिए, डीमेट अकाउंट से, फिर उस तरह से आपका नो डेबिट होते जाएगा। तो बहुत प्रोसेस सिंपल है। मैं हमारी टीम के मेंबर्स की डिटेल भी दे दूंगा, फ़ोन नंबर, अगर कोई दिक्कत हो तो आप उनको कॉल भी कर सके। तो उम्मीद है आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, एंड दिस इज़ हाउ यू शुड डू योर स्मॉल केस इन्वेस्टिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस।